Good morning, dear student. Myself Jyoti Sharma. How are you? I hope you're fine. Students, हम क्लास 6 के 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेसन 6 करेंगे। हमारा टॉपिक है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें हम अश्वमेध यज्ञ और वर्णों के बारे में जानेंगे कि उस टाइम पे प्राचीन समय में कौन कौन से राज्य थे। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। अर्थात 1947 के बाद हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा था। हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आइकन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, अर्थात अश्वमेध यज्ञ करने लगे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम रामायण में भी देख चुके हैं। उसमें महाराज राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था, अर्थात अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। और जिस जिस राज्य में से घोड़ा जाता था उस राज्य को उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ वशिष्ठ पुरोहितों द्वारा किया जाता था। उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, अर्थात अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ही अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लेकर आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। राजा ही प्रमुख होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि राजा को कौन से आसन पर बिठाया जाता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल वाले विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध के क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा की जो अन्य गुण थे उनका गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्र को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना बर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अर्थात वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लेकर आते थे। विष क्या था? ये हमारे जो 4 वर्ण थे, फर्स्ट ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय और थर्ड था वैश्य और फोर्थ था शूद्र। ये उस टाइम पे 4 वर्ण थे। उनमें से जो वैश्य था वो भी राजा के लिए उपहार लेकर आता था। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब हम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। गंगा यमुना के क्षेत्र पर कई ग्रंथ रचे गए थे, जैसे ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण
ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। जो ऋग्वेद के बाद रचे गए उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन ग्रंथों के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। किसने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था? तो हमारा आंसर होगा पुरोहितों ने, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे, अर्थात जिस वर्ण का जो कार्य था वो केवल वही कर सकता था, अन्य कार्य वो नहीं कर सकता था। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलते थे। दूसरा स्थान शासकों का था, अर्थात ब्राह्मण शासकों से भी ऊपर के वर्ण में आते थे, जिन्हें स्त्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। स्त्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन शूद्रों को यज्ञ का अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। शूद्र कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। इससे हम देख सकते हैं कि उस समय स्त्रियों की क्या दशा थी। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, अर्थात वर्ण जन्म आधारित थे। कोई जन्म के बाद इन वर्णों को बदल नहीं सकता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। जिसके माता पिता उच्च कुल वर्ग के हैं तो उसकी संतान भी उच्च वर्ण की है, लेकिन जिसके माता पिता निम्न वर्ण के हैं तो उनकी संतान भी निम्न वर्ण की होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाते या जलाने का काम करते थे। इन्हें भी अछूत माना जाता था। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, अर्थात कुछ लोगों ने इसके बारे में आवाज उठाई। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि पुरोहित अपने आप को राजा से भी श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं मानते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका है। अनुष्ठान सब संपन्न कर सकते हैं, लेकिन पुरोहितों ने क्या धारणा बना रखी थी कि शूद्र या महिला अनुष्ठानों में भाग नहीं ले सकती। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था कुछ इलाकों। स्टूडेंट्स, अब हम जनपद के बारे में पढ़ेंगे कि जो राजा जन का होता था अब वह जनपद का होने लगा। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 जो हम अभी आगे देखेंगे पृष्ठ 57 में दिखाए गए हैं, जो आपकी बुक का पेज नंबर 57 है उसमें दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा।
पुरातत्वविदों ने कौन कौन से जनपदों की खुदाई की थी? दिल्ली में पुराना किला और उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनके प्रमुख स्थान हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोग कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में। और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। जो हमने पाषाण काल और हड़प्पा में पढ़ी थी फसलें, ये उनसे थोड़ी भिन्न है क्योंकि उसमें गन्ना और तिल का जिक्र नहीं था। चित्रित दूसर पात्र। जो प्राचीन समय के बर्तन मिले हैं उन पर ज्यामितीय आकृतियों की चित्र बने हुए थे। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने थे। बहुत ही पतली सतह के थे। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कुछ धूसर और लाल रंग के होते थे। कौन से रंग के होते थे? लाल रंग के। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित दूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में थी। कौन सी आकृतियों के रूप में थी? ज्यामितीय आकृतियों के रूप में इन पर चित्रकारी की हुई थी। अब हम महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे कि महाजनपद जो पहले जन के मुखिया थे अब वो महाजनपद के मुखिया बन गए। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपद कितने थे? 16 है। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, लेकिन कई जनपदों की 2 राजधानी भी होती थी। जैसे मगध की पहले राजगृह थी और फिर बाद में पाटलिपुत्र। पहले राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र। अब हम मैप के द्वारा देखते हैं कि ये महाजनपद कहाँ कहाँ थे। ये झेलम नदी के किनारे तक्षशिला, और यहाँ पे यमुना नदी के आसपास हस्तिनापुर और कुरु। उज्जैन, गुजरात के आसपास उज्जैन नामक महाजनपद था। यहाँ कौशाम्बी, वैशाली की राजधानी वज्जी। मगध की ये यहाँ पे राजधानी जो पहले थी, बाद में पाटलिपुत्र हो गई। ये यहाँ से नदियाँ हैं जो कावेरी, पेन्नार, तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ। अधिकतर ये महाजनपद नदियों के आसपास थे क्योंकि नदियों के आसपास फसल वगैरह अच्छी होती थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। अपनी शक्ति और समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए भी कई राजाओं ने ऊंची ऊंची दीवारें बनवाई। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री और पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। पृष्ठ 92 पर चित्र देखो के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे।
स्टूडेंट्स, अब हम करों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि राजा ने जो राजधानी के लिए ऊंची ऊंची किलेबंदी की थी और जो स्थायी सेना रखनी शुरू की थी, उसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी और उस धन को पूरा करने के लिए उसने जनता पर कर लगाए। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। इससे पहले नियमित रूप से कर नहीं लिए जाते थे, बल्कि राजा गिफ्टों पर ही आधारित थे, जो जनता द्वारा उन्हें गिफ्ट दिए जाते थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि आम जनता अधिकतर खेती बाड़ी के कार्य में लगी हुई थी। क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे, प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। 1/6वां हिस्सा कितना होता है? 60.23% निर्धारित किया जाता था, जिसे बाग कहा जाता था। अब हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि बाग किसे कहा जाता था? कर को। कर को क्या कहा जाता था? बाग। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे। जो कारीगर थे उनके ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। अर्थात कर के सबके अलग अलग प्रकार थे। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि लोहे का प्रयोग कब होना शुरू हुआ था? महाजनपद काल में, क्योंकि हमने देखा था कि ऋग्वेद और नवपाषाण काल तक लोहे का प्रयोग नहीं होता था। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे पहले लकड़ी के फालों से जोता जाता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। आज भी धान की फसल को रोपण विधि के द्वारा किया जाता है, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। यह काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर ही करते थे। इस काम में जो धान की पौधे की रोपण होती थी, उसे दास दासी और भूमिहीन मजदूरों द्वारा किया जाता था। महाजनपदों के बारे में हम मैप में देख चुके हैं। उनमें मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मानचित्र 4 में पृष्ठ नंबर 57 में मगध को ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। इसके क्या कारण थे? गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। क्या क्या था मगध में? लौह अयस्क की खदानें भी थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। बिंबिसार ने तो अधिकतर वैवाहिक संबंधों और मित्रता के द्वारा अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र
उस इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम कौन सा भाग था? ये पाकिस्तान साइड वाला। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इस वाले हिस्से में महाजनपद ने अपने राज्य का विस्तार किया। बिहार में राजगीर है, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगीर। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, ये उनकी राजधानी थी, को राजधानी बनाया गया। तो मगध की फर्स्ट राजधानी कौन सी थी? राजगीर, जो आधुनिक समय में राजगीर है, लेकिन प्राचीन समय में इसका नाम राजगृह था। बाद में पाटलिपुत्र को बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। कौन विश्व विजय करना चाहता था? मैसिडोनिया का राजा। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत के उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। इसका क्या अर्थ है कि भारत के राजा इतने शक्तिशाली थे कि विश्व विजेता सिकंदर की सेना भी उनसे डर गई। स्टूडेंट्स, अब हम वज्जी महाजनपद के बारे में जानेंगे। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। मगध उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली। वैशाली कहाँ पर थी? बिहार में। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहा जाता था। गण क्या था? गण सदस्यों का समूह था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। और संघ क्या था? संघ अर्थात संगठन या सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। कई बार क्या होता था? एक महाजनपद के कई शासक होते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। इसका क्या अर्थ है कि इस समय तक स्त्रियों की दशा काफ़ी निम्न हो गई थी। बुद्ध तथा महावीर, जिसके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ेंगे, हम इसको कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वज्जी संघ का यह वर्णन दृढ़ निकाय से लिया गया है। दृढ़ निकाय क्या थी? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। इन दृढ़ निकायों को कब लिखा गया था? 2300 साल पहले। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु अर्थात अजातशत्रु, ये मगध का शक्तिशाली शासक था। वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते रहते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, अर्थात महिलाओं के साथ यदि बुरा व्यवहार नहीं करेंगे तो वज्जी राज्य फलता फूलता रहेगा। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे।
विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। तब तक वज्जी राज्य शक्तिशाली बना रहेगा। स्टूडेंट्स, अब हम एथेंस की शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। 2500 साल पहले एथेंस की शासन व्यवस्था। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रजातंत्र या गणतंत्र। इसका क्या अर्थ है? लोगों का शासन। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, अर्थात दासों को इसमें हिस्सा नहीं लिया जाता था। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। निर्णय लेने के लिए कितनी बार बुलाई जाती थी? 40 बार। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा नियुक्तियां होती थी? लॉटरियों के द्वारा। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, अर्थात उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं थी। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे, अर्थात खदानों, खेतों, घरों और काम करने वाले दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर 6 कंप्लीट किया। आई होप आप इसे अच्छे से घर पे रीड करोगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Good morning dear student, myself Jyoti Sharma. How are you? I hope you're fine. Students, लास्ट क्लास में हम क्लास 6 का हिस्ट्री का टॉपिक 6 कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा टॉपिक था राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जिसमें हमने अश्वमेध यज्ञ और महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो इसका आंसर होगा राइट, क्योंकि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था और जो राज्य उसकी अधीनता स्वीकार करते थे उसे वो राजा अपने यज्ञ में आमंत्रित करता था। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। ये रोंग है, क्योंकि जो पुरोहित था वो जल का छिड़काव करता था, सारथी तो केवल एक सहचर का कार्य करता था। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। इसका आंसर होगा रोंग, क्योंकि पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में झोपड़ियाँ मिली हैं। चित्रित दूसरे पात्रों में अनाज रखा जाता था। तो इसका भी आंसर होगा रोंग, क्योंकि चित्रित दूसरे पात्रों में खास मौकों पर भोजन परोसा जाता था। महाजनपदों में बहुत से नगरों की किलाबंदी की गई है। ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि महाजनपदों में बहुत से नगरों की किलेबंदी की गई थी। स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन सेकंड करेंगे। नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्दों को भरो। जो ये यहाँ पर खाने बनाकर दिए गए हैं, इनमें ये शब्द फिल करने हैं। महाजनपद का राजा, ये क्या हो गया? महाजनपद का राजा। तो यहाँ पे कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक और शिकारी संग्राहक। स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? जो गणों की सभाएं होती थी उनमें स्त्रियां, दास और कमकार गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कमकार कौन थे? जो शूद्र वर्ण के लोग थे।
वे गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन 4 देखते हैं। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे? अपने राज्य की सुरक्षा के लिए और शक्ति प्रदर्शन के लिए। स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर होगा महाजनपद के राजाओं द्वारा किलों के निर्माण करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। फर्स्ट पॉइंट है, कुछ राजा बाहरी राजाओं के आक्रमण के भय से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करते थे। कुछ राजा अपनी शक्ति तथा समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए किलों का निर्माण करते थे। स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन 5 करते हैं। आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न है? इसका आंसर है, आज शासकों का चुनाव आम जनता द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है, परंतु जनपदों में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा बन जाते थे। स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन 6 करते हैं। 6 है, जो हमारी बुक में लास्ट में मानचित्र दिया गया है उसमें अपने राज्य को ढूंढना है। ये क्वेश्चन आप स्वयं करोगे। स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन 7 करते हैं। प्रश्न 2 में के उत्तर में बताए गए समूहों में कौन से समूह आज भी कर देते हैं? जो क्वेश्चन 2 में बताए गए थे उस समूह शिल्पकार, व्यापारी, पशुपालक और राजा, तो उनमें से कौन कौन आज भी कर देते हैं? व्यापारी, शिल्पकार और पशुपालक आज भी कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन 8 करते हैं। प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूहों में किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है? तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था कि किन किन को गणों में शामिल होने का अधिकार नहीं है? स्त्रियों, दास और कमकारों को गणों की सभा में शामिल होने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज मतदान का अधिकार स्त्रियों, दास और कमकारों को है। कमकार कौन है? जो शूद्र वर्ण के व्यक्ति हैं, उनको कमकार कहा जाता था। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप इन्हें अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।